Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कविता है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक भूमि कानून है। आज के इस व्याख्यान 6 में मैं महिलाओं के भूमि अधिकार के बारे में यहाँ पे आपको बताऊँगी। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी कि मेरे व्याख्यान 5 में मैंने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और पंचायती राज के बारे में आपको बताया, जिसमें हमने जाना कि भूमि अधिग्रहण का क्या समय रेखा रही, कैसे वहाँ पे संशोधन का महत्व रहा और अंत में जो हमारा RFCT LARR एक्ट अधिनियम 2013 उसका जो प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे उचित मुआवजा और पारदर्शिता और यहाँ पे जो पुनर्वास पुनर्स्थापना यहाँ पे जो उन लोगों के लिए जिनके भूमि को यहाँ पे अधिग्रहित किया गया सार्वजनिक उद्देश्यों के पर्पस से, तो कहीं ना कहीं इसने हमारे जो पहले 1894 के जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम को यहाँ पे पारित किया कि यहाँ पे अब ये विनियमित करता है, नियंत्रित करता है हमारे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को। तो ये हमने उसमें जाना। अब मैं शुरू करती हूँ अपना व्याख्यान 6, जिसमें मैं महिलाओं के भूमि अधिकार के बारे में बात करूँगी। भूमि स्वामित्व में लिंग असमानताएं, महिलाओं के भूमि अधिकारों और चुनौतियों और संभावित समाधानों के लिए क्या क्या कानूनी प्रावधान यहाँ पे हैं। भूमि स्वामित्व में लैंगिक असमानता दुनिया भर के कई समाजों में एक लंबे समय से मुद्दा रहा है। महिलाओं को अक्सर भूमि तक पहुँचने और स्वामित्व में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसका उनके आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक स्थिति और समग्र कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि चल रही चुनौतियों और संभावित समाधानों के साथ साथ इन असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से कानूनी प्रावधान और पहल की गई है यहाँ पे। जैसा कि हमने मेरे पिछले व्याख्यानों में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरह की लैंगिक असमानताओं का यहाँ पे सामना करना पड़ा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भूमि अधिकारों को नियंत्रित करने वाले हमारे व्यक्तिगत कानूनों के बारे में। वहाँ पे भी हमने जाना कि कैसे महिलाओं का अक्सर भूमि तक पहुँचना और उसके स्वामित्व में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में पुरुषों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि भूमि का अधिकार सिर्फ उन्हीं को ज़्यादा है, महिलाओं को नहीं है। तो इस तरह की चुनौतियों का यहाँ पे सामना करना पड़ा। तो उसमें किस तरह से ये असमानताएं दूर करने में कानूनी प्रावधान और इनका उद्देश्य क्या है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगी, जिसमें भूमि स्वामित्व में लैंगिक असमानताएं सबसे प्रमुख हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड की बात करें तो कई संस्कृतियों ने पारंपरिक रूप से भूमि की पुरुष विरासत का समर्थन किया है, जिससे भूमि स्वामित्व में लैंगिक असमानताएं बढ़ गई हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम समाज में जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे पहले से जो चली आ रही चीज़ें हैं कि जो भूमि है वो तो पुरुष की ही विरासत है, इसमें औरतों का क्या काम है, औरतों का तो घर के कामकाज में उनका वो होना चाहिए, भूमि स्वामित्व में क्या वो है, उनको वो नहीं मिलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की असमानताएं यहाँ पे बढ़ गई थी। और कानूनी बाधाएं यहाँ पे देखी जाए तो कुछ देशों में भेदभावपूर्ण कानून या प्रथागत प्रथाएं महिलाओं के भूमि के स्वामित्व, विरासत या नियंत्रण के अधिकारों को प्रतिबंधित करती हैं। क्योंकि कानूनी भी बाधाएं हैं। पहले तो ये होता था कि कुछ भी अगर विवाद भी हो रहा है, घर में कुछ है या भूमि स्वामित्व की बात है, तो न्यायालय तक यह विवाद पहुंचते ही नहीं थे। तो बहुत सारी बाधाओं का सामना यहाँ करना पड़ता था। वहीं उसकी वजह से आर्थिक नुकसान भी यहाँ पे बहुत हुआ। महिलाओं की संसाधनों जैसे ऋण या शिक्षा तक पहुँच की कमी हो सकती है, जो भूमि अधिग्रहण करने की उनकी क्षमता को बाधित कर सकते हैं। तो इस तरह की भूमि स्वामित्व में लैंगिक असमानताएं यहाँ पे देखी गई। अब मैं बात करूंगी महिलाओं के भूमि अधिकारों के लिए कानूनी प्रावधान। कानूनी सुधार, कई देशों ने भूमि स्वामित्व में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए कानूनी सुधार लागू किए,
जिनमें ऐसे कानून शामिल हैं जो महिलाओं को भूमि के स्वामित्व, विरासत और नियंत्रण के अधिकारों की गारंटी देते हैं। वहीं हमारे पास संवैधानिक सुरक्षा भी है। भारतीय संविधान में कुछ हमारे ऐसे प्रावधान हैं जो यहाँ पे महिलाओं को भूमि स्वामित्व प्रदान करते हैं। कुछ संविधानों में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो भूमि स्वामित्व के लिए महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखते हैं और लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन CEDAW भूमि अधिकारों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा यहाँ पे प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने अपने एक प्रीवियस व्याख्यान में भी आपको, पहले जो व्याख्यान मैंने तीसरा बताया था कि भूमि अधिकारों में क्या हमारे व्यक्तिगत कानूनों का मेन अहम यहाँ पे वो रहा है, जिसमें कि हिंदी उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो संशोधन आया 2005 में, जिसे बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान जो है वहाँ पे अधिकार दिए गए। तो इस तरह के कई संवैधानिक सुरक्षा भी यहाँ पे मिली। कुछ संविधानों में ऐसे प्रावधान भी शामिल हैं जैसे कि हमारे खुद के भारतीय संविधान में भी है। ऐसे ही कुछ कुछ चुनौतियों का भी यहाँ पे हमें सामना करना पड़ा, जैसे कि कार्यवान का अभाव। कानूनी प्रावधानों के बावजूद परिवर्तन तंत्र कमज़ोर हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप ज़मीनी स्तर पर सीमित प्रभाव पड़ता है। वहीं परिवर्तन का प्रतिरोध भी यहाँ पे इसमें चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सांस्कृतिक मानदंडों और पारंपरिक प्रथाओं को गहराई तक ढाला जा सकता है, जिससे महिलाओं के भूमि अधिकारों के प्रति दृष्टिकोण को बदलना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वहीं पे भूमि को हड़पना, ये भी एक चुनौती यहाँ पे है कि निगमों या सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण महिलाओं सहित स्थानीय समुदायों को पर्याप्त मुआवजे या वैकल्पिक आजीविका विकल्पों के बिना उनकी भूमि से विस्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह की चुनौतियों का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको सामना करना पड़ा कि जब कोई भी सरकार ऐसे भूमि अधिग्रहण करती है जहाँ पे उनको पर्याप्त मुआवजा भी नहीं दिया जाता, ना ही उन्हें कुछ वैकल्पिक आजीविका साधन वहाँ पे दिए जाते हैं, और उनको भूमि से बिना किसी कारण के वहाँ पे विस्थापित कर दिया जाता है। तो ये जो सांस्कृतिक मानदंड और पारंपरिक प्रथाओं से ये जो गहराई ये जो चली आ रही है, जिससे महिलाओं के भूमि अधिकारों के प्रति दृष्टिकोण को बदलना कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो जाता है। संभावित समाधान क्या क्या हो सकते हैं जिससे कि ये इस तरह की असमानताएं यहाँ पे दूर की जा सके, जिनमें कानूनी जागरूकता और शिक्षा सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षा और वकालत के माध्यम से मौजूदा कानूनों और भूमि स्वामित्व के महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना महिलाओं को अपने अधिकारों का दावा करने के लिए सशक्त बना सकता है। क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पे देखो शिक्षा ली जाएगी, जितना ज़्यादा यहाँ पे महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में समझ होगी, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे जागरूकता बढ़ेगी उनमें, और वो अपने अधिकारों का दावा करने में सक्षम रहेंगी। ऐसे ही सामुदायिक जुड़ाव यहाँ पे जो है वो संभावित समाधान का यहाँ पे एक मुख्य कारण है, जैसे कि लिंग संवेदनशील भूमि शासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक नेताओं और बुजुर्गों सहित स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ना यह भी बहुत आवश्यक है। आर्थिक सशक्तिकरण की यहाँ पे बात करें तो महिलाओं को कृषि और अन्य आय सृजन गतिविधियों में उनकी भागीदारी का समर्थन करने के लिए क्रेडिट, प्रशिक्षण और अन्य संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना, ये भी यहाँ पे एक संभावित समाधान है। कानूनी सहायता और सहायता सेवाएं यहाँ पे देना, जैसे कि पहले हमने जाना कि कानूनी जागरूकता होना ज़रूरी है, शिक्षा का लेना ज़रूरी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कानूनी सहायता की। कोई भी इस तरह के विवाद, भूमि संबंधी विवादों या चुनौतियों का सामना करने वाली महिलाओं के लिए कानूनी सहायता और सहायता सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना। भूमि सुधारों को लागू करना जो कि लैंगिक समानता को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें भूमि को अधिक समान रूप से पुनर्वितरित करने और ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करने के उपाय शामिल हैं। क्योंकि हमने जितनी भी बात की कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्याख्यान में भी आपको बताया कि कैसे हमारा जो वो RFCTLA-RR अधिनियम 2013 है, वहाँ पे पूरी पारदर्शिता, पूरा वहाँ पे उचित मुआवजा देने का वहाँ पे जो उनका प्रमुख उद्देश्य है उस अधिनियम का, तो वो कहीं ना कहीं भूमि सुधारों को लागू करना यहाँ पे लैंगिक समानता को प्राथमिकता देते हैं। निगरानी और जवाबदेही, महिलाओं के भूमि अधिकारों से संबंधित
कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करना और सरकारों एवं अन्य हितधारकों को उनकी प्रतिबद्धताओं के लिए जवाबदेह ठहराना। तो ये भी बहुत यहाँ पे आवश्यक है। इस तरह के समाधान भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में जो है लैंगिक असमानता को दूर करने में यहाँ पे अहम भूमिका निभाते हैं कि जो महिलाओं के भूमि अधिकारों से संबंधित जितने भी कानून हैं, जितने भी वहाँ पे प्रावधान है, कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए और सरकारों एवं अन्य हितधारकों द्वारा वहाँ पे जो है जवाबदेही उनकी मानी जाए, तभी यहाँ पे कुछ फेरबदल हो सकता है। भूमि स्वामित्व में लैंगिक असमानताओं को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो कानूनी सुधारों, सामुदायिक जुड़ाव, आर्थिक सशक्तिकरण और चल रही निगरानी और वकालत के प्रयासों को जोड़ती है। सभी क्षेत्रों और हितधारकों में एक साथ काम करके भूमि अधिकारों में लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में सार्थक प्रगति की जा सकती है। तो इस तरह से हम जो है भूमि स्वामित्व से संबंधित जो भी लैंगिक असमानता है उनको यहाँ पे संबोधित कर सकते हैं। जितना भी यहाँ पे सामुदायिक जुड़ाव है, कानूनी सुधारों की हमने बात की, आर्थिक सशक्तिकरण की हमने बात की, तो ये कहीं ना कहीं इन प्रयासों से इन चीज़ों को दूर करने में यहाँ पे सफलता हासिल होगी। अब मैं बात करूँगी यहाँ पे भारत में महिलाओं के लिए उत्तराधिकार के कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन। भारत में विरासत कानूनों का सामाजिक आर्थिक स्थिति और महिलाओं के सशक्तिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उत्तराधिकार का कानूनी परिदृश्य बहुआयामी है, जिसमें धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर विरासत के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले विविध व्यक्तिगत कानून हैं। इस निबंध का यहाँ पे जो ये मेरा व्याख्यान है, ये कहीं ना कहीं भारत में महिलाओं के लिए उत्तराधिकार के कानूनों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करना है, जो कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम जैसे प्रमुख कानूनों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके ऐतिहासिक संदर्भ की मैं बात करूँ तो भारत में उत्तराधिकारी कानून का विकास स्वदेशी रीति रिवाजों, औपनिवेशिक विरासतों और आधुनिक कानूनी सुधारों के संयोजन से प्रभावित है। पारंपरिक प्रथाओं ने अक्सर पुरुष ज्येष्ठाधिकार का पक्ष लिया, जिसे पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों के बीच विरासत में मिली संपत्ति का असमान वितरण हुआ। औपनिवेशिक हस्तक्षेपों ने संहिताबद्ध कानूनों की शुरुआत की, फिर भी उन्होंने अक्सर लिंग पूर्वाग्रहों और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को कायम रखा। तो जैसे भारत में पहले की जो हमारी प्रथाएं चली आ रही हैं, जो भी हमारे स्वदेशी रीति रिवाज हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है इन दोनों में पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों के बीच विरासत में मिली संपत्ति का हमेशा से असमान वितरण होता आया है। तो वो कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण प्रथाओं और लिंग को यहाँ पे कायम रखे हुए है। कानूनी ढांचा भारत में उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा यहाँ पे विविध है, क्योंकि हम विविध धार्मिक समुदाय यहाँ पे हमारे हैं। जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, वहाँ हम मुस्लिम जो है हमारा मुस्लिम लॉ में उत्तराधिकार के क्या कानून है, ईसाइयों के क्या कानून है, यहूदीज़ के क्या कानून है। तो यहाँ पे भिन्न भिन्न समुदायों के भिन्न भिन्न उससे ये आकार लेते हैं व्यक्तिगत कानून। तो जिसमें वैधानिक कानूनों के साथ साथ विभिन्न धार्मिक समुदायों पर लागू व्यक्तिगत कानून यहाँ पे शामिल है। 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम मिताक्षरा और दया भाग स्कूलों के सिद्धांतों पर आधारित है। हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुख्य रूप से इस्लामी शरिया पर आधारित है, जिसमें सुन्नी और शिया व्याख्याओं के बीच भिन्नता है। वहीं पे 1925 का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम ईसाइयों, पारसियों और अन्य लोगों पर लागू होता है। तो अभी हमने देखा कि कैसे यहाँ पे जो हमारे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और जितने भी हमारे पारसी, इन सब के लिए कहीं ना कहीं भिन्न भिन्न कानून हैं। तो वो ये भिन्न भिन्न कानून का यहाँ पे होना, तो इस तरह से बहुत सारा हमारा यहाँ पे जो पारिवारिक संबंधों के जो मामले हैं वो बहुत यहाँ पे चुनौतियाँ खड़ी कर देते हैं। इसमें हम सबसे प्रमुख बात करेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में, जिसमें महिलाओं के विरासत अधिकारों को बढ़ाने के लिए 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन यहाँ पे किए गए।
संशोधनों से पहले बेटियों के पास बेटों की तुलना में सीमित विरासत के अधिकार थे। सुधारों ने पैतृक संपत्ति और सहदायकी में बेटियों के लिए समान अधिकारों की शुरुआत की, पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दी और लैंगिक समानता को यहाँ पे बढ़ावा दिया। हालांकि इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियां बनी हुई हैं, खासकर पितृसत्तात्मक और रूढ़िवादी समाजों में। इस संशोधन के बाद यहाँ पे बेटियों को कोपार्शनरी अधिकार प्रदान किए। इसका मतलब यह है कि बेटियां अब बेटों की तरह ही अपनी पैतृक संपत्ति में जन्म से सहदायक हैं। सहदायक के रूप में बेटियों को परिवार की संपत्ति में बेटों के समान अधिकार और दायित्व प्राप्त है। यह पिता, दादा या परदादा में विरासत में मिली संपत्ति पर भी लागू होता है, चाहे वो 2005 में संशोधन लागू होने से पहले या बाद में पूर्वज की मृत्यु हो गई हो। जिन मामलों में हिंदू पुरुष की निर्वसित मृत्यु हो जाती है, उनकी बेटियां प्रथम श्रेणी की वारिस होती हैं और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वे बेटों, विधवाओं, माताओं और अन्य निर्दिष्ट रिश्तेदारों के साथ संपत्ति को प्राप्त करने की हकदार होती हैं। संशोधन का पूर्वव्यापी यहाँ पे प्रभाव है, जिसका अर्थ है कि यह संशोधन लागू होने से पहले या बाद में पैदा हुई बेटियों पर लागू होता है। यह सुनिश्चित करता है कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार है, भले ही वे कब पैदा हुए हों। तो कुल मिलाकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन हिंदुओं के बीच उत्तराधिकार के मामलों में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी मुस्लिम पर्सनल लॉ की। इस्लामी कानून भारत में मुसलमानों के बीच विरासत के अधिकारों को नियंत्रित करता है। सुन्नी और शिया संप्रदायों के साथ अलग अलग व्याख्याओं का पालन करते हैं, जबकि शरिया बेटियों, पत्नियों और माताओं सहित महिला उत्तराधिकारियों के लिए निश्चित शेयरों का प्रावधान करता है। आलोचकों का तर्क है कि महिलाओं के अधिकारों को अक्सर पुरुष रिश्तेदारों द्वारा ओवरशेड किया जाता है। संहिताकरण की कमी और अलग अलग व्याख्याएं महिलाओं के विरासत अधिकारों में अनिश्चितताओं और असमानताओं में योगदान करती हैं। इस्लामी कानून में विरासत कुरान और हदीस, पैगंबर मोहम्मद के कथन और कार्यों में उल्लिखित नियमों में के एक समूह द्वारा शासित की जाती है। यह नियम मृतक की संपत्ति को उनके उत्तराधिकारियों के बीच निष्पक्ष और न्याय संगत तरीके से वितरित करने के सिद्धांत पर आधारित है। इस्लाम में विरासत के कानूनों को फ़रैद या विरासत के इस्लामी कानून के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के बारे में, जो कि यह अधिनियम ईसाइयों, पारसियों और अन्य समुदायों के बीच उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है। हालांकि यह उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति के समान वितरण का प्रावधान करता है, लिंग पूर्वाग्रह और प्रथागत प्रथाएं कभी कभी महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करती हैं। इसके अलावा प्रोबेट और उत्तराधिकार प्रक्रियाओं में जटिलताएं महिलाओं के लिए चुनौतियां पैदा करती हैं, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों से। तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 यह हमारा ईसाइयों, पारसियों और अन्य समुदायों को में विरासत को नियंत्रित करने वाले कानून मुख्य रूप से धार्मिक कानूनों के बजाय नागरिक कानूनों पर यहाँ पर आधारित है, और यह सभी धार्मिक संप्रदायों के व्यक्तियों के लिए संपत्ति के उत्तराधिकार और विरासत को भी यहाँ पे नियंत्रित करता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भारत में अन्य धार्मिक समुदायों के व्यक्तियों के साथ यहाँ पे लागू किया जाता है। यह मृत्यु पर संपत्ति के वितरण के लिए प्रदान करता है, चाहे मृतक ने यहाँ पे वसीयत की हो या ना की हो। तुलनात्मक विश्लेषण। अब मैं यहाँ पे आपको इनका तुलनात्मक विश्लेषण यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एक तुलनात्मक मूल्यांकन से धार्मिक समुदायों में विरासत कानूनों में समानता और विचलन दोनों का पता चलता है, जबकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में सुधारों ने लैंगिक समानता को उन्नत किया है। रूढ़िवादी व्याख्याओं और परिवर्तन के प्रतिरोध के कारण मुस्लिम पर्सनल लॉ में समान प्रगति की कमी है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम हालांकि प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष है, महिलाओं के लिए समान परिणाम सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना करता है। क्या क्या चुनौतियां यहाँ पे इनका सामना करना पड़ा, ये विविध हमारे धार्मिक समुदायों के उससे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत में महिलाओं को अपने विरासत अधिकारों का
दावा करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें सामाजिक मानदंड, कानूनी जटिलताएं और जागरूकता की कमी शामिल है। पितृस्थात्मक दृष्टिकोण और प्रथागत प्रथाएं अक्सर विरासत में मिली संपत्ति के लिए महिलाओं के दावों को कमज़ोर करती हैं। सामाजिक आर्थिक असमानताओं और लैंगिक असमानता को कायम रखती है। इसके अलावा प्रक्रियात्मक बाधाएं और कानूनी कार्यवाही में देरी महिलाओं की वैधता को बढ़ाती है, विशेष रूप से विवादित उत्तराधिकार के मामलों में। तो जैसा यहाँ पे जो हमारे भारत में महिलाओं को अपने विरासत अधिकारों का दावा करने में भी यहाँ कई चुनौतियों और मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से सामाजिक मानदंड, कानूनी जटिलताएं और जागरूकता की यहाँ पे कमी शामिल है, जिसमें पहले से जो चली आ रही हमारी प्रथागत प्रथाएं, विरासत को लेकर जो मिली संपत्ति है, उनमें जो महिलाओं का दावा है उनको यहाँ पे कमज़ोर माना गया है, क्योंकि ये माना जाता है कि सिर्फ पुरुष वर्ग ही इसके लायक है। तो सामाजिक आर्थिक असमानताओं को यहाँ पे कायम रखे हुए, तो ये सारी चुनौतियों का यहाँ पे इनको सामना करना पड़ा। भारत में उत्तराधिकार के कानून महिलाओं के विरासत अधिकारों को आकार देने वाले कानूनी, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों की एक जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाते हैं। जबकि सुधारों ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की यहाँ पे मांग भी की है, लगातार चुनौतियाँ और असमानताएं निरंतर वकालत, कानूनी सुरक्षा और सामाजिक लामबंदी की आवश्यकता को रेखांकित करती है। विरासत कानूनों में सुधार के प्रयासों को महिला सशक्तिकरण और विरासत में मिली संपत्ति तक समान पहुंच को प्राथमिकता देनी चाहिए। समावेशी और न्यायपूर्ण समाजों को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पे जो उत्तराधिकार से भारत में उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले हमारे जो ये विभिन्न कानून हैं, जो विरासत अधिकारों को यहाँ पे आकार देते हैं, तो वहाँ पे ये एक सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रथाओं, पारंपरिक प्रथाओं के उससे जो सामाजिक लामबंदी को यहाँ पे जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाते हैं, वो कहीं ना कहीं इन सुधार के प्रयासों में महिला सशक्तिकरण और विरासत में मिली संपत्ति तक समान पहुँच को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि न्यायपूर्ण समाजों को यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो यहाँ पे कानूनी चुनौतियाँ हैं कि उनको नहीं मिल पाता है, वो भी यहाँ पे उनको मिलना चाहिए। अब मैं यहाँ पे इनसे संबंधित यहाँ पे विवाद रहे हैं भारत में, जैसे कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को संपत्ति विरासत में समान अधिकार प्रदान करने के लिए महिलाओं के उत्तराधिकार कानूनों में वर्षों से महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। वो किन किन विवादों से यहाँ पे जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने यहाँ पे आदेश जारी किए हैं, तो वो भारत में उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले मुख्य कानून, जैसे कि अभी हमने उस पर चर्चा की कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, जिसमें जो सिर्फ हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों पर ही लागू होता है। यह पारसी, यहूदी और अन्य समुदायों पर नहीं होता है। हालांकि मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम पर्सनल लॉ आवेदन अधिनियम 1937 द्वारा शासित हैं शरीयत के, और ईसाई महिलाएं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा शासित हैं। तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो यहाँ पे भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के उनके उसको ध्यान में रखते हुए प्रावधानों को वहाँ पे आदेश जारी करते हैं, अगर इस तरह के कोई भी विवाद वहाँ पे आते हैं। शुरुआत करते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से। 2005 में अपने संशोधन से पहले अधिनियम ने महिलाओं को सीमित विरासत अधिकार देकर उनके खिलाफ भेदभाव किया। हालांकि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 ने महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पे लाए, जिससे उत्तराधिकार कानून अधिक लिंग तटस्थ हो गए। संशोधित अधिनियम के तहत बेटियों को अब पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार प्राप्त हैं और सहदायिकी के भी अधिकार हैं। संशोधन से पहले दानम्मा बनाम अमर का मामला सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे। इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बेटियों को जन्म से संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में सहदायिकी अधिकार है, भले ही संशोधन के समय पिता जीवित थे या नहीं थे। इस फैसले ने पैतृक संपत्ति में बेटियों के लिए समान उत्तराधिकार अधिकारों का मार्ग प्रशस्त किया। मुस्लिम महिलाओं के लिए उत्तराधिकार कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत आवेदन अधिनियम 1937 द्वारा शासित होते हैं।
मुस्लिम कानून में बेटियों को अपने माता पिता से विरासत का यहाँ पे अधिकार है, लेकिन कुछ स्थितियों में उनका हिस्सा बेटों की तुलना में कम हो सकता है। हालांकि विरासत में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार के लिए बहस और मांग चल रही है। इसी तरह ईसाई महिलाओं को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा शासित किया जाता है। यह अधिनियम वसीयत के अभाव में बेटों और बेटियों के लिए समान विरासत के अधिकार प्रदान करता है। हालांकि अगर कोई वसीयत है तो संपत्ति का वितरण मृतक की इच्छा के अनुसार भिन्न हो सकता है। तो कुल मिलाकर जबकि भारत में उत्तराधिकार कानूनों में लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी चुनौतियां और असमानताएं हैं जिन्हें संबोधित करने की यहाँ पे पूरी आवश्यकता है। विशेष रूप से कुछ धार्मिक समुदायों में महिलाओं के विरासत अधिकारों के विषय में, क्योंकि हमने अभी तक जितना जाना कि हमारे जो भिन्न भिन्न धार्मिक समुदाय हैं उनमें सब में अलग अलग जो है उत्तराधिकार कानून हैं, और वहाँ पे कैसे कैसे उनके ही प्रावधान के अनुसार यहाँ पे संपत्ति जो है, यहाँ पे भूमि अधिकार जो है, और यहाँ पे जो उत्तराधिकार विरासत जो यहाँ पे है बेटियों को दी जाती है। और हमने उनको जो कानून है उनके बारे में यहाँ पे जाना। कोपार्शनर के रूप में बेटी लैंगिक समानता की और एक कदम है यहाँ पे। जैसा कि हमने बात की कि 2005 का संशोधन जो यहाँ पे आया हमारे हिंदी उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, उसकी यहाँ पे बहुत ही अहम भूमिका रही है, क्योंकि उसके बाद बेटियों को यहाँ पे कोपार्शनर माना गया। भारत जैसे पितृसत्तात्मक समाजों में संपत्ति का स्वामित्व और विरासत ऐतिहासिक रूप से पुरुष वंशजों के पक्ष में तिरछी रही है, लैंगिक असमानताओं को बनाए रखती है और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को रोकती है। हालांकि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन बेटियों को पैतृक संपत्ति में कोपार्शनर के रूप में समान अधिकार प्रदान करना विरासत कानूनों में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यहाँ बेटियों के सहदायिक बनने के निहितार्थ और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की पड़ताल भी यहाँ पे करता है। ऐतिहासिक संदर्भ भी हमने यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि पहले भी हमने इसमें अपनी स्लाइड में जाना कि जो परंपरागत रूप से हिंदू कानून ने पैतृक संपत्ति में केवल पुरुष वंशजों को सहदायिक के रूप में मान्यता दी है। जितने भी हमारे स्वदेशी रीति रिवाज हैं या पहले के हमारे जो सांस्कृतिक धार्मिक या प्रगत प्रथाएं हैं हमारी, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पुरुष वंशजों को ही सहदायिक के रूप में जानती आई हैं। बेटियों को विरासत के अधिकार से बाहर रखा गया हमेशा। यह प्रथा पितृसत्तात्मक मानदंडों और पुरुष ज्येष्ठाधिकार की अवधारणा में निहित थी। बेटियों को अक्सर संपत्ति के मामलों में अधीनस्थ भूमिकाओं में धकेल दिया जाता था। लिंग आधारित असमानताओं को तब मजबूत किया जाता था और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को यहाँ पे बनाए रखा जाता था, क्योंकि तब क्या था कि बेटियों की शादियाँ कर दी, उनको दहेज दे दिया, तो ये माना जाता था कि बस तुम्हारा इतना ही यहाँ पे इस संपत्ति पे, इस भूमि पे तुम्हारा अधिकार है, जो कि हमने तुम्हारे विवाह में यहाँ पे खर्च कर दिया। अब तुम्हारा यहाँ की भूमि पे, यहाँ की संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह की ये जो मान्यताएं यहाँ पे, प्रथागत प्रथाएं यहाँ पे चली आ रही हैं, और ये जो हमारे रूढ़िवादी और ये हमारे जो रीति रिवाज हैं उनके जो ये मापदंड और उसके अनुसार यहाँ पे पुरुष को ही यहाँ पे माना जाता है कि उनको ही यहाँ पे संपत्ति मिलनी चाहिए, और मतलब औरतों को नहीं, बेटियों को नहीं, तो वो कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता को बढ़ावा देना था। संशोधन से पहले जो कानूनी ढांचा हमारा क्या रहा, ये तो हमने समझ लिया कि 2005 में संशोधन के बाद बेटियों को बेटों के समान पैतृक संपत्ति में अधिकार दिए गए। बेटियों को बेटे की तुलना में पैतृक संपत्ति में 2005 से पहले सीमित अधिकार थे। वे पैतृक संपत्ति में केवल एक सीमित संपत्ति के हकदार थे और उनके अधिकार पुरुष उत्तराधिकारियों के अस्तित्व पर आकस्मिक थे। यह भेदभावपूर्ण प्रावधान गहरे बैठे लिंग पूर्वाग्रहों को दर्शाता है और महिलाओं की स्वायत्तता और वित्तीय सुरक्षा में बाधा भी डालता है।
अब मैं आपको संशोधन और इसके निहितार्थ के बारे में बताना चाहूँगी कि हिंदी उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 के संशोधन ने बेटों के बराबर पैतृक संपत्ति में बेटियों को कुपार्षण के रूप में मान्यता देकर एक आदर्श बदलाव लाया। इस ऐतिहासिक सुधार ने सदियों पुरानी भेदभावपूर्ण प्रथाओं को उलट दिया और बेटियों के समान विरासत के अधिकार यहाँ पे प्रदान किए। सहदायकों के रूप में बेटियों ने विभाजन की मांग करने, पैतृक संपत्ति का वारिस करने और संपत्ति के अपने हिस्से पर नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त किया। इस संशोधन के बाद ही बेटियां जो हैं अब अपने पिता की संपत्ति को विभाजित करने के लिए भी मांग रख सकती हैं। पैतृक संपत्ति का यहाँ पे वो वारिस बन जाती हैं और संपत्ति के अपने हिस्से पर नियंत्रण रखने का भी अधिकार वो यहाँ पर रखती हैं। अब मैं यहाँ पे लैंगिक समानता पर क्या प्रभाव पड़े ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि ये सहदायिक के रूप में जो बेटियों को मान्यता दी गई विरासत कानूनों में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती हैं। आरोपित पितृसत्तात्मक मानदंडों को खत्म करके और संपत्ति के स्वामित्व की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देकर संशोधन महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाता है। यह महिलाओं की एजेंसी और स्वायत्तता को बढ़ावा देता है, जिससे उन्हें अपने अधिकारों का दावा करने और परिवार के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाया जाता है। क्योंकि जो भी ये आर्थिक, सामाजिक और कानूनी रूप से ये जो संशोधन यहाँ पे हमारे जो उत्तराधिकार अधिनियम में हमारे आए हैं विभिन्न धार्मिक समुदायों में, वो कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे सशक्त बनाते हैं। और ये जो महिलाओं की यहाँ पे एजेंसी है और जो इसको यहाँ पे बढ़ावा मिला है, इसके द्वारा उन्हें अपने अधिकारों का दावा करने, अपने परिवार के भीतर निर्णय लेने की जो शक्ति है वो अधिक सक्रिय रूप के भाग लेने में यहाँ पे सक्षम बनाया गया। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी चुनौतियों और सामाजिक दृष्टिकोण की, कि कहीं ना कहीं ठीक है, मतलब लड़कियों को और यहाँ पे जो है इनको महिलाओं को अधिकार दिए गए 2005 के संशोधन के बाद, लेकिन उसके बाद जो हमारा सामाजिक दृष्टिकोण क्या रहा, क्या क्या चुनौतियों का यहाँ पे सामना करना पड़ा, उसके बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि कानूनी सुधारों के बावजूद सहदायिक के रूप में बेटियों को पूरी क्षमता को साकार करने में चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। गहरी जड़ें, जमाए हुए पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, परिवर्तन का प्रतिरोध और प्रथागत प्रथाएं, विरासत में मिली संपत्ति तक महिलाओं की पहुंच और नियंत्रण में यहाँ बाधा डालती हैं। इसके अलावा संशोधन के प्रभावी कार्यान्वयन के जागरूकता बढ़ाने, लैंगिक रूढ़ियों का मुकाबला करने और कानूनी जटिलताओं को दूर करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। इतना ही नहीं कि सिर्फ संशोधन हो गया, उनको यहाँ पे अधिकार मिल गए, अब वो अपने अधिकार का यहाँ पे जो है दावा करें, इतना ही यहाँ पे काफ़ी नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हमारी चली आ रही हैं, जो हमारे पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है, जो हमारे यहाँ पे परिवर्तन का जो प्रतिरोध यहाँ पे देखा गया और जितने भी हमारी प्रथागत प्रथाएँ यहाँ पे हैं, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को इसकी पहुँच और इसमें नियंत्रण में यहाँ पे बाधा बनती हैं। अब मैं बात करूंगी यहाँ पे भविष्य की दिशाएं और सिफारिशें, कि कहीं ना कहीं ये जो संशोधन हुए हैं, ये जो यहाँ पे महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं हमारे, किस दिशा में इनका वो जा रहा है, क्या क्या यहाँ पे ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी आगे, तो ये बेटियों के सहदायिक बनने के प्रभाव को और अधिकतम बनाने के लिए कई स्तरों पर ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। क्योंकि इतना ही नहीं कि बस संशोधन हो गया, काम खत्म नहीं, अभी हमें और यहाँ पे इस पे काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारी यहाँ पे सिफारिशें, बहुत सारा यहाँ पे काम करने की यहाँ पे आवश्यकता है। क्योंकि महिलाओं को उनके अधिकारों और हकदारियों के बारे में शिक्षित करने के लिए कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देने और लिंग संवेदनशील विरासत प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामाजिक अभियान सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संशोधन का प्रभावी कार्यान्वयन और परिवर्तन सुनिश्चित करना इसकी परिवर्तनकारी क्षमता को साकार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महिलाओं को अपने अधिकार और अपने
हक के लिए यहाँ पे शिक्षित होना सबसे आवश्यक है। और शिक्षित होने के साथ साथ अपने जो इसका दावा करने के लिए कानून के वहाँ पे क्या वो है उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लैंगिक रूढ़ियों को जो चुनौती देने के लिए यहाँ पे इन प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए और यहाँ पे उनको जो है इसके अतिरिक्त संशोधन का प्रभावी कार्यवान और परिवर्तन सुनिश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो पैतृक संपत्ति में सहदायिक के रूप में बेटियों की मान्यता विरासत कानूनों में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाती है, जैसा कि हमने पीछे जाना। और बेटियों को समान अधिकार यहाँ पे प्रदान करके संशोधन न केवल ऐतिहासिक अन्याय को सुधारता है बल्कि अधिक लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। हालांकि सामाजिक दृष्टिकोण को संबोधित करने और महिलाओं के विरासत अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे समावेशी और समतावादी समाजों को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ इस विषय से संबंधित अन्य विवरण यहाँ पे मैं रखना चाहूँगी आपके सामने, जैसे कि कुपोषण के रूप में बेटियों में लैंगिक समानता की और एक कदम है। ये जो संशोधन के बाद हमारे हिंदी उत्तराधिकार अधिनियम में आया, उसी पे हमारा एक और यहाँ पे विवाद जो है देवश्री बाड़ेकर और पृथा वेनी का यहाँ पे रहा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से बेटियों को सहदायिक के रूप में मान्यता देना भारत जैसे पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणालियों वाले समाज में लैंगिक समानता की खोज में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। यह कानूनी सुधार बेटियों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त भी बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति विरासत की बात आने पर वे सब हाशिए पर नहीं है। ये भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करता है, वित्तीय स्वतंत्रता को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है और गहराई से अंतर्निहित लिंग पूर्वाग्रहों को चुनौती देता है। कानूनी पहलू से परे यह सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देता है। इस विचार को बढ़ावा देता है कि बेटियां परिवार की समृद्धि में समान हितधारक हैं। हालांकि उन अधिकारों के कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि हमने पीछे जाना भी, जिसमें जागरूकता की कमी, परिवार के सदस्यों से प्रतिरोध और कानूनी जटिलताएं शामिल हैं। इन बाधाओं के बावजूद बेटियों को सहदायिक के रूप में पहचानना लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक यहाँ पे उज्जवल निष्पक्ष भविष्य की पेशकश करता है, जो जहाँ व्यक्तियों को उनकी क्षमताओं से आंका जाता है, ना कि उनके लिंग से। समान संपत्ति अधिकारों का क्या महत्व यहाँ पे रहा, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम में संशोधन द्वारा गारंटीकृत समान संपत्ति अधिकार समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। महिलाओं को हमेशा इस विश्वास के कारण हीन नागरिक माना जाता था कि महिलाएं पुरुषों के लिए माध्यमिक थी। लोगों के मन में धारणा यह थी कि महिलाएं केवल घरेलू काम करने के लिए ही होती हैं, उन्हें अपना जीवन केवल अपने पति और परिवार के लिए समर्पित करना चाहिए। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम द्वारा दिए गए समान संपत्ति अधिकार यह समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण यहाँ पे रहा, जिससे यहाँ पे समान अधिकार यहाँ पे जो दिए गए, तो इससे महिलाओं में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला और यहाँ पे लैंगिक असमानता को दूर करने में भी यह सफल रहा। अब मैं यहाँ पे आपको कोपाशनरी राइट्स के माध्यम से बेटियों को सशक्त बनाना कितना अहम रहा वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि सहदायिकी अधिकारों के माध्यम से बेटियों को सशक्त बनाना लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही अहम कदम है, महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से भारत जैसे पारंपरिक संयुक्त प्रणाली वाले समाजों में। कोपाशनरी राइट्स यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं को कोपाशनरी अधिकारों में सही हिस्सा मिले, जिसमें भूमि, घर और अन्य मूल्यवान संपत्तियां शामिल हो सकती हैं। यह स्वामित्व उन्हें एक मूर्त और अक्सर पर्याप्त आर्थिक संपत्ति प्रदान करता है।
सहदायी की अधिकारों के माध्यम से संपत्ति का स्वामित्व महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा का एक रूप भी प्रदान करता है। उनके पास एक संपत्ति है जो वित्तीय आवश्यकता के समय सुरक्षा जाल के रूप में काम कर सकती है, जैसे आपात स्थिति या अप्रत्याशित खर्च। संपत्ति का स्वामित्व महिलाओं को समय के साथ संपत्ति जमा करने की अनुमति देता है। ये परिसंपत्तियां मूल्य में सराहना कर सकती हैं, किराए की आय उत्पन्न कर सकती हैं या ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में काम भी कर सकती हैं, जिससे उन्हें निवेश या व्यवसाय शुरू करने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए क्रेडिट तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सकता है। सहदायी की अधिकारों वाली महिलाएं अपनी विरासत में मिली संपत्ति में निवेश करना चुन सकती हैं या इसे अन्य निवेशों की नींव के रूप में उपयोग भी कर सकती हैं। इससे धन संचय और वित्तीय वृद्धि भी होती है। संपत्ति का स्वामित्व महिलाओं को अपना व्यवसाय या उद्यम शुरू करने के लिए सशक्त बना सकता है, खासकर यदि उनके पास भूमि या वाणिज्यिक संपत्ति तक पहुंच हो। वे कृषि गतिविधियों, किराए की संपत्तियों या छोटे व्यवसायों को स्थापित कर सकते हैं जो आय उत्पन्न करते हैं और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में योगदान करते हैं। संपत्ति के अधिकार होने से महिलाओं के शैक्षिक और कैरियर के फैसले भी प्रभावित होते हैं। तो ये जो कोपार्शनरी राइट के माध्यम से हमारी बेटियों को यहाँ पे जो सशक्त बनाया गया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम यहाँ पे साबित हुआ, क्योंकि ये जो परिसंपत्तियाँ मूल्य में जैसे किराए की आय उत्पन्न कर सकती हैं, वो ऋण के लिए सांपार्श्विक रूप में काम कर सकती हैं। तो इस तरह से उनको काफ़ी यहाँ पे अपना जो खर्चा चलाने के लिए, अपनी जो शिक्षा पाने के लिए, कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की आर्थिक स्वतंत्रता का भी यहाँ पे पूरा योगदान रहा। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी भूमि तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाना, कि कैसे यहाँ पे वो और यहाँ पे एक्सेस ले सकती हैं भूमि का। तो ये यहाँ पे लैंगिक समानता को बढ़ावा देने से, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से और सतत विकास को बढ़ाने के लिए भूमि तक महिलाओं की पहुंच बढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमि तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए यहाँ कुछ रणनीतियाँ और हस्तक्षेप दिए गए हैं, जिस पे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सबसे प्रमुख है कानूनी सुधार। ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए और लागू किए जाने चाहिए जो महिलाओं को भूमि के स्वामित्व, विरासत और नियंत्रण के अधिकारों की गारंटी दे। भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खत्म करने और लिंग तटस्थ भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन करें। स्वदेशी महिलाओं और हाशियों के समुदायों के प्रथागत भूमि अधिकारों को पहचानें और उनकी रक्षा करें। तो इस तरह के कानूनी सुधार की यहाँ पे अति आवश्यकता है, जो कि यहाँ पे जो भेदभावपूर्ण प्रावधान चले आ रहे हैं यहाँ पे उसको ख़त्म किया जाए। जो भी लिंग तटस्थ भूमि अधिकारों को यहाँ पे सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही मजबूत कानून की हमें यहाँ पे उसमें संशोधन होने की ज़रूरत है। तो ये कानूनी सुधार कहीं ना कहीं महिलाओं को भूमि तक पहुँच यहाँ पे बढ़ाने में अहम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है भूमि शीर्षक और पंजीकरण। महिलाओं के नाम पर भूमि के शीर्षक और संपत्ति के पंजीकरण को जारी करने की सुविधा प्रदान करना, भूमि शीर्षक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और महिलाओं के लिए भूमि स्वामित्व के लिए नौकरशाही बाधाओं को कम करना, भूमि पंजीकरण और दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं के लिए महिलाओं को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। जैसा कि हमने देखा भी है कि अगर पंजीकरण के लिए जाएं, जहाँ पे वो अगर किसी महिला के नाम पे संपत्ति है तो उसके लिए हमारे यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उनका जो है यहाँ पे कम जो है स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, उनको कम यहाँ पे पैसा लगता है उनका रजिस्ट्रेशन के पंजीकरण के उसमें प्रोसेस में। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा देने में सफल रहा है, क्योंकि अब पुरुष जो है अपने घर की महिलाओं के नाम पर यहाँ पर संपत्ति करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं वहाँ पे पैसों का भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक मैं कहूँगी कि रणनीति है और हस्तक्षेप है यहाँ पे, कि जो पंजीकरण का यहाँ पे प्रावधान है वो बहुत ही अहम भूमिका यहाँ पे निभा रहा है।
तीसरा यहाँ पे कारण है लिंग उत्तरदायी भूमि शासन। लिंग संवेदनशील भूमि शासन ढांचे को बढ़ावा देना जो महिलाओं के भूमि अधिकारों को प्राथमिकता देता है। भूमि से संबंधित निर्णय लेने वाले निकायों और संस्थानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करना। भूमि हड़पने को रोकने और महिलाओं को भूमि संबंधी विवादों और संघर्षों से बचाने के लिए भूमि प्रशासन प्रणालियों को यहाँ पे मजबूत किया जाए। तो ये जो लिंग संवेदनशील भूमि शासन ढांचा जो हमारा चला आ रहा है, उसको बढ़ावा देने से जो महिलाओं के भूमि अधिकार हैं उनको प्राथमिकता देना होगा। तो ये जो लिंग उत्तरदायी भूमि शासन हमारा चला आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राथमिकता दी जाए, उसको यहाँ पे भागीदारी में सुनिश्चित किया जाए और जो भूमि हड़पने को रोकने और महिलाओं को भूमि संबंधी विवाद या संघर्ष यहाँ पे जो झेलने पड़ते हैं उससे बचाने के लिए एक भूमि प्रशासन प्रणालियों को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। वहीं क्रेडिट और वित्तीय सेवाओं तक भी पहुंच तभी हो सकती है जब भूमि खरीद और खेती में निवेश करने के लिए महिलाओं को किफ़ायती ऋण दिया जाए और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाए। महिला भूमिधारकों की ज़रूरतों के अनुरूप महिलाओं के अनुकूल ऋण योजनाएं और माइक्रो फाइनेंस पहल स्थापित की जाए। महिलाओं की सामूहिक पहल का समर्थन करना, जैसे कि महिलाओं की भूमि सहकारी समितियां संसाधनों को पुल करने और भूमि अधिग्रहण और विकास के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए यहाँ पे जो है आवश्यक कदम उठाए जाएं। भूमि पुनर्वितरण और कृषि सुधार, यह भी एक बहुत अच्छी यहाँ पे रणनीति साबित हुई, क्योंकि भूमिहीन और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को भूमि आवंटित करने के लिए भूमि पुनर्वितरण कार्यक्रमों को यहाँ पे लागू करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा। भूमि पुनर्वितरण पहल में महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों और कमज़ोर समूहों को प्राथमिकता देना। सुनिश्चित करें कि भूमि सुधार नीतियों में लिंग दृष्टिकोण शामिल है और वो वर्ग, जाति, नस्ल और विकलांगता के आधार पर असमानताओं को संबोधित करते हैं। क्षमता निर्माण और कानूनी साक्षरता की मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ, जिसमें ये स्पष्ट दिया गया है कि जो भूमि अधिकारों और कानूनी अधिकारों और भूमि प्रबंधन प्रथाओं के बारे में महिलाओं के ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करना अति आवश्यक है। महिलाओं को अपने भूमि अधिकारों का दावा करने और भूमि से संबंधित कानूनों और प्रक्रियाओं को नेविगेट करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए जागरूकता अभियान और कानूनी साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना बहुत आवश्यक है। भूमि संबंधी विवादों या उल्लंघनों का सामना करने वाली महिलाओं को कानूनी सहायता और सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए पैरालीगल और सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षित करना भी यहाँ पे ज़रूरी है। महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व, इसी चरण में हमारा जो अगला ये है कारण वो ये है कि जो समुदाय, स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूमि से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं के नेतृत्व और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। तभी यहाँ पे जो महिला सशक्तिकरण है वो भी यहाँ पे मजबूत हो पाएगा। नीतिगत सुधारों और लिंग उत्तरदायी भूमि नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जुटाने के लिए महिलाओं के भूमि अधिकार आंदोलनों और वकालत नेटवर्क को मजबूत करना। भूमि वार्ता और निर्णय लेने में अपनी एजेंसी और सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाने के लिए महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास और सशक्तिकरण की पहल में निवेश करें। तो ये सब यहाँ पे बहुत ही आवश्यक है। वहीं पे डाटा संग्रह और अनुसंधान भी यहाँ पे अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि भूमि स्वामित्व, नियंत्रण और भूमि अधिकारों में लैंगिक समानता की दिशा में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और प्रगति की निगरानी को सूचित करने के लिए लिंग असंतुष्ट डाटा एकत्र करें। महिलाओं के भूमि स्वामित्व और पहुंच के सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर अनुसंधान करना, जिसमें घरेलू खाद्य सुरक्षा, गरीबी में कमी और महिला सशक्तिकरण पर इसके प्रभाव शामिल हैं। इन रणनीतियों को समन्वित और समग्र तरीके से लागू करके सरकारें, नागरिक समाज संगठन और विकास भागीदार भूमि तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने और लैंगिक समानता
और सतत विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। यह त्वरित मार्गदर्शिका भूमि तक महिलाओं की पहुंच के बारे में चैलेंज का एक संक्षिप्त अवलोकन देती है। यह बताती है कि भूमि तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है और सीडा को उन प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए कुछ प्रवेश बिंदु प्रदान करता है जहां महिलाएं भूमि तक पहुंच प्राप्त करती हैं। महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है और सतत विकास और गरीब समर्थक विकास के लिए एक पूर्व शर्त है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण आर्थिक संसाधनों और अवसरों पर समान पहुंच और नियंत्रण और संरचनात्मक लिंग असमानताओं के उन्मूलन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भूमि और संपत्ति तक महिलाओं की असमान पहुंच महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है और एक ऐसा क्षेत्र है जहां सीडा प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। भूमि और कार्यकाल सुरक्षा तक पहुंच उन अन्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि पानी और जंगलों से निकटता से जो जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस त्वरित मार्गदर्शिका का दायरा है भूमि तक महिलाओं की पहुंच तक ही सीमित है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि भूमि तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है। हमने अभी तक जाना कि कैसे बढ़ सकती है उनकी पहुँच, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अनिवार्य हैं, उसके बारे में हमने अभी तक जाना, पर क्यों महत्वपूर्ण है ये मैं अब आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि भूमि और संपत्ति तक महिलाओं की पहुँच महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय है, क्योंकि भूमि खाद्य उत्पादन और आय सृजन के लिए आधार के रूप में, ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में और भविष्य के लिए बचत रखने के साधन के रूप में काम कर सकती है। भूमि भी एक सामाजिक संपत्ति है जो कि सांस्कृतिक पहचान, राजनीतिक शक्ति और निर्णय लेने में भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। भूमि तक महिलाओं की समान पहुंच एक मानवाधिकार मुद्दा है। इसके अन्य लाभ भी हैं। साक्ष्य से पता चलता है कि महिलाओं के भूमि अधिकार घरेलू हिंसा को कम करते हैं, कि जिन महिलाओं के पास जमीन है वे हिंसक संबंधों से बाहर निकलने और सुरक्षित सेक्स पर बातचीत करने में अधिक सक्षम हैं। कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा भी बढ़ जाती है जब महिलाओं को कार्यकाल सुरक्षा यहाँ पे प्रदान की जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे भूमि तक महिलाओं की पहुँच बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं के भूमि अधिकार कहीं ना कहीं हमारे घरेलू हिंसा को बहुत कम करते हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाई है, क्योंकि कृषि उत्पादन जब बढ़ेगा, खाद्य सुरक्षा जब बढ़ेगी, तो यहाँ पे महिलाओं को कार्यकाल सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस व्याख्यान में हमने यहाँ पे जाना कि कैसे हम लैंगिक असमानता को दूर कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने विभिन्न धार्मिक समुदायों के उत्तराधिकार कानून के बारे में जाना, जिनमें हमने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो संशोधन आया 2005 में, जिसमें बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार दिया, उसके बारे में हमने जाना। जहां हमारा मुस्लिम जो लॉ है, जिसमें उत्तराधिकार के कानून को यहाँ पे जो उनके कुरान और हदीस के नियमों द्वारा शासित किया जाता है, कैसे वहाँ पे जो संपत्ति है वो विभाजित होती है, प्रथम श्रेणी के लोगों में या बेटों को बेटियों के मुकाबले वहाँ पे ज़्यादा संपत्ति दी जाती है, उसके बारे में हमने जाना। वहीं पे हमारा जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 यहाँ पे जो पारसी, यहूदी या अन्य समुदाय हैं, उनसे उनके जो भी उत्तराधिकार के जो वहाँ पे इस तरह के विवाद रहे हैं, उनको करने में उनके ही प्रावधान वहाँ पे जो है लागू किए जाते हैं। तो इन सब का कैसे हमारी जो बेटियां हैं जब से वो कोपार्शनर बनी हैं, तो यहाँ पे उस चीज़ का उनके सशक्तिकरण पे क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में हमने यहाँ पे जाना। और यहाँ पे हम कैसे भूमि तक महिलाओं की पहुंच बढ़ा सकते हैं कि उनको कानूनी सुरक्षा दी जाए, उनका शिक्षा यहाँ पे दी जाए, और यहाँ पे उनको उनके अधिकारों के बारे में यहाँ पे जानने को मिले। और इस तरह से हम उनको यहाँ पे जो है लैंगिक असमानता और जो यहाँ पे
जो यहाँ पे सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण, उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। और यह क्यों महत्वपूर्ण है, ये तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि कैसे यहाँ पे ये चीज़ होने से, भूमि तक महिलाओं की पहुँच होने से, जो भी यहाँ पे राजनीतिक शक्ति है, सांस्कृतिक पहचान है, निर्णय लेने में भागीदारी, यहाँ पे इसके लिए इस चीज़ का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। Many a times we all think, who am I? Why am I doing whatever I am doing? Why do I feel attracted towards others? Why do I feel very aggressive in certain instances? Why certain people or certain type of acts, they repel me? Why is it that I always search for certain things which look very, very ambiguous? These are the things, these are the questions that all of us experience, all human beings. And you would realize that many a times certain domains of knowledge, especially within social sciences and all sciences at large, when you look at it from a philosophical point of view, they would try to give you the answers to these questions. Now, one of the branches of understanding which helps you understand things much better, which also helps you understand not only what is visibly present before you, what is glaringly apparent to you, rather which also tells you what is not visible at all, what goes within. Okay, and this is the subject knowledge, what is called as psychology. It's not only that it helps you understand the manifested behavior, the overt behavior, how you talk, how you speak, how you say it, how you interact, how you respond. Not only that, but also what goes within, what makes you do this, what makes you think this way, what makes you act that way. Why is it that certain things you appreciate, certain things you feel attracted towards, and why is it that many times in certain type of situations you feel you should completely go out of it, you should not get anyway involved into it, the repulsion. Why is it that certain acts, although you do not appreciate, still you get involved into it? Then you reinterpret your own behavior and you start giving birth to certain type of experiences, shame, guilt, pleasure, appreciation. You see world in a particular way, you analyze it in a particular way, you derive emotion out of it, feeling out of it, and the mix of what you perceived along with what you experience, it makes you act in a particular way, respond in a particular way. Your response is received by somebody else, and then the other person also responds in that situation. Now, there are situations where several people interact simultaneously. The situation remains constant, and different people interact at the same time. You realize that your identity gets lost. You are not an individual. You act what is called as group behavior. You realize that you don't have an explanation for either favoring somebody or completely being unfavorable to the other person. You later on realize that it was a favorable or an unfavorable attitude towards that individual. You realize that you repeat certain form of behavior. Why? You don't know. People tell you that such type of repetitions are not normal. Human beings largely do not do that. And then you realize that, okay, this is a particular pattern of a behavior for which I require the help of a specialist.
the specialist tells me that this pattern of behavior is given a particular taxonomy, a particular nomenclature, which is either some aberration in the normal behavior, it is a neurotic form of a behavior, psychotic form of a behavior, it could be a psychosomatic response. And psychology, it covers all of this. So if you want to understand yourself, if you want to understand others, this is the subject which helps you achieve that target. It is behavioral sciences that makes you understand human beings, human responses, human existence in complete totality.